क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 3 ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो इसमें हम देखेंगे कि मेजर लैंडफॉर्म्स जो कि हमें अर्थ सरफेस पर मिलती हैं कौन कौन सी हैं और किन कैसे बनती हैं। तो द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस वेदरिंग एंड इरोजन। तो जो लैंडस्केप है, जो पृथ्वी की सतह है, जो जो वो दो तरीके से परिवर्तन उसमें आता है, या तो उसमें वेदरिंग होगी या उसमें इरोशन होगा। वेदरिंग इज़ ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो वेदरिंग जो डेफिनेशन है कई बार पूछी जाती है, वेदरिंग क्या है। तो वेदरिंग जो है बेसिकली ब्रेकिंग अप ऑफ, जो टूटना है पत्थरों का, छोटे छोटे कणों में या छोटे छोटे पत्थरों में टूटना है, उसको हम वेदरिंग कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जब पत्थर टूट टूट कर बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में या फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, उसे वेदरिंग कहते हैं। अब इरोजन क्या है? इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस and other particle and other। तो इरोजन क्या है? इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो बेसिकली जो वेदरिंग से टूटा हुआ पार्टिकल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके गए, उसको इरोजन कहते हैं। वो चीज़ वहाँ से वाटर, विंड या आइस के माध्यम से दूसरे स्थान पर चली गई, तो उसको इरोजन कहते हैं। फिर द इरोडेड मटेरियल इज़ कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। तो जो किसी चीज़ का क्षरण होना या फिर वो चीज़ कम होना, उसको जो है विंड या वाटर से होता है। एंड इवेंचुअली डिपॉजिट, जो चीज़ जिस चीज़ का क्षरण हुआ है उसका कहीं ना कहीं दोबारा से वो चीज़ जमेगी जाके। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं तो वो केवल और केवल इरोजन और डिपोजिशन के ही कारण होते हैं, बनते हैं। अब आते हैं एक छोटा सा फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। तो विश्व में बहुत से झरने हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ द एंजल फॉल ऑफ वेनेजुला इन साउथ अमेरिका। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है कई कंपटीशन एग्जाम में कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। तो हाईएस्ट वाटरफॉल इज़ एंजल फॉल, मतलब कि एंजल फॉल होगी। एंजल माने परी हो सकती है। तो फॉल of Venezuela in South America. The other waterfalls are Niagara, located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Fall on the border of Zambia and Zimbabwe. तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, नाइग्रा और विक्टोरिया फॉल्स। अब आके आते हैं, देखते हैं कि वर्क ऑफ रिवर क्या है। तो रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। सीधी सी बात है कि जो पानी से हमारा किसी भी ज़मीन की सतह को हम पानी से इरोड हो जाता है, वो कम हो जाता है या फिर वहाँ से कट जाती है। व्हेन द रिवर टम्बल एट द स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन आ स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो सीधी सी बात है कि अगर नदी जो है किसी ऐसी जगह से एकदम से नीचे गिरती है, किसी मजबूत पत्थर के ऊपर, बहुत ही सख्त पत्थरों के ऊपर, वेरी हार्ड रॉक्स, तो वो उसको झरना कहते हैं। यानी कि नदी जो बह रही है वो ऊपर से एकदम से नीचे की ओर गिरती है गहरान में, और फिर वहाँ से बहना शुरू हो जाती है। तो उस पार्ट को हम वाटरफॉल कहते हैं, जिसमें से पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड नोन एज मेंडियर्स। मेंडियर्स भी कई बार पूछा जाता है कि ये फॉर्म है किसके द्वारा बनाता है, तो रिवर्स के द्वारा बनता है मेंडियर्स। यानी कि ये आप देखेंगे इस फिगर में कि ये जो आपके सांप की तरीके जो करवटें हैं, जो मूवमेंट हैं, इसको हम मेंडियर्स कहते हैं। ये जो चीज़ है ये मेंडियर्स कहलाती है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ मेंडियर्स, द एंड ऑफ मेंडियर्स लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। तो जो इनके एंड हैं मेंडियर्स के, वो मतलब जो कोने हैं मेंडियर्स के, जो कोने होते हैं वो आपस में पास आने लगते हैं। किसके कारण? लगातार इरोजन और डिपोजिशन के कारण, पानी द्वारा जो क्षरण और जो जब डिपॉजिट होते हैं पार्टिकल, उसके द्वारा उनके जो सिरे होते हैं वो लगातार पास आते जाते हैं। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मेंडियर लूप कट ऑफ द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सबो लेक। तो फिर ये जो जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक कोना है, तो इसमें ये पहले नदी का हिस्सा हुआ करता था, मेन नदी का, लेकिन इसके जो कोने हैं डिपोजिशन और इरोजन से, कंटिन्यूस डिपोजिशन इरोजन के कारण ये रिवर से कट गए और एक लेक की तरीके, ऑक्सबो लेक की तरीके ये बन गए। फिर इसके बाद एट द टाइम रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। कई बार बाढ़ के समय भी नदियाँ जो हैं
अपने किनारों से ऊपर बहती हैं। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में या एरियाज में बाढ़ आ जाती है। एज इट्स फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलॉन्ग इट्स बैंक। तो चूँकि बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे जो है पानी जो है बहुत ही फाइन सॉइल, बिल्कुल जो मिट्टी है बहुत ही महीन मिट्टी की एक परत जम जाती है और उसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं अलॉन्ग इट्स बैंक, नदी के किनारे किनारे। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो इससे जो क्या बनता है हमारा कि बहुत ही उपजाऊ एक फ्लड प्लेन बन जाता है। द रेस्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। तो ये लीव्स कहलाते हैं। जो उठे हुए बैंक्स हो बनते हैं उसको हम लीव्स कहते हैं। जो रिवर के में ही रिवर जब बाढ़ में होती है, फिर जब डाउन होती है, कम होती है, तो उसके कारण लीव्स बन जाते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर डिक्रीज एंड, जैसे कि हमारी रिवर समुद्र की तरफ जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी गति या रफ्तार कम हो जाती है। रिवर बिगिनस टू ब्रेक अप इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो रिवर जो है वो छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में मतलब अपनी टुकड़ों में बंटने लगती है, छोटी छोटी नदियों में या छोटी छोटी धाराओं में बंटने लगती है। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड। तो जो कुछ भी नदी इतनी ज़्यादा धीरे बह जाती है, ठहराव होने लगता है कि उसमें जो कुछ भी मतलब मिट्टी के तत्व हैं वो सब जमने लगते हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। तो इसी तरीके से जो माउथ जो होता है वो नदी जहाँ पे समुद्र में मिलती है उसको हम माउथ कहते हैं। अब हर एक डिपॉजिटरी जो है अपना अलग एक माउथ बनाती है समुद्र में जब हम चाहती है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। तो ये जो डेल्टा कैसे बनता है? डेल्टा ऐसे बनता है कि जब मेन नदी आई उसकी रफ्तार समुद्र में मिलने से पहले बहुत धीरे हो गई और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरीज में बन गई। डिस्ट्रीब्यूटरीज के अपने अलग अलग माउथ हैं जो वहाँ पे वो समुद्र से मिल रही है। तो जो भी कलेक्शन, जो भी सेडिमेंट्स वहाँ पे जमा हुआ उसको एक डेल्टा के फॉर्म में ले लेता है। तो उसे हम डेल्टा कहते हैं। अब आगे आते हैं कि ये तो नदी की शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब पहाड़ों से लेकर समुद्र में मिलने तक उसने क्या क्या लैंडस्केप्स बनाए। अब आते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। यानी कि फिर से इरोजन और डिपोजिशन जो कि सी वेव्स के कारण होता है, उससे हम जो तटीय लैंडफॉर्म्स में उसके द्वारा लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स एट द रॉक्स। समुद्र की जो तरंगे हैं वो लगातार पत्थरों को काटती हैं या उनसे लड़ती हैं। क्रैक्स डेवलप, जिसके कारण उनमें छोटे छोटे क्रैक यानी कि उसके अंदर जो है दर्रे पड़ जाते हैं। ओवर द टाइम दे बिकेम लार्ज एंड वाइडर। तो धीरे धीरे वही जो छोटे छोटे उनके अंदर जो क्रैक्स पड़ते हैं वो बड़े हो जाते हैं और 10 हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स। दे आर कॉल्ड सी केव्स। तो फिर इसी तरीके से सी केव्स धीरे धीरे जब वेव्स स्ट्राइक होती रहती है एक जगह से तो सी केव्स का रूप ले लेती हैं। फिर ये जब सी केव्स लगातार पानी के पड़ने से आर पार हो जाती हैं, एज द कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ केव मेन केव दस फॉर्म अ सी आर्क। तो ये एक सी आर्क बन जाता है, यानी कि इसके बीच की जो भी चीज़ें हैं वो सब धीरे धीरे इरोड हो गई, तो पानी अब आ गया तो इसको सी आर्क कहते हैं। फिर अब इसी के आगे क्या होता है, फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट। यानी कि ये चीज़ जो है सी आर्क की इरोड होते 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 केवल एक ऊपर की सारी छत हट गई और ये पत्थर अलग खड़ा मिला जिसको कि स्टेक कहते हैं, इसको स्टेक कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग among ऑलमोस्ट वर्टिकली above द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली above द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। तो यानी कि जो समुद्र के किनारे एक बिल्कुल खड़ा सब तट जिसमें मतलब खड़ा सा पथरीला तट, उसको स्लीप तट, उसको सी क्लिफ कहते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर फ्रॉम बीचेस। तो जो सी वेव्स हैं वो जो भी सेडिमेंट्स हैं वो उनको अपने किनारों पर जो जमा करती हैं उससे बीचेस बनते हैं। बीचेस यानी तट, समुद्री तट बनते हैं। ये तो हमारा था सी वेव्स के कारण जो जो मेन लैंडफॉर्म्स बने। अब आते हैं वर्क ऑफ आइस। तो आइस से किस तरीके से लैंडफॉर्म बनते हैं वो भी देख लेते हैं। अब आता है द ग्लेशियर आर द रिवर ऑफ आइस। तो ग्लेशियर और कुछ नहीं होता बल्कि एक चलती फिरती बर्फीली नदी होती है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब वो इतना हैवी होती हैं ऊपर से कि वो नीचे जितनी भी चीज़ें उसके नीचे आती हैं उनको बुलडोज करते हैं, उनको दबाते हुए, और वो एक उसका परिवर्तन करती हैं, उनको तोड़ते हुए परिवर्तन करती रहती हैं। फिर ग्लेशियर कर्व आउट डीप हॉलो देयर।
तो वो एक गहरा गड्ढा कर देते हैं जहाँ से भी वो निकलते हैं। एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक इन द माउंटेन्स। तो लेकिन जैसे जैसे वो पिघलना शुरू हो जाती हैं तो वो उसी गड्ढे पे ही पानी भर जाता है और जिससे कि ब्यूटीफुल लेक बन जाती है माउंटेन में। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिट। तो जो भी मटेरियल ग्लेशियर के अंदर जैसे रॉक है बड़े छोटे, कुछ भी सैंड और सिल्ट है, वो सब डिपॉजिट हो जाती हैं तो उसी जगह पे जब वो पिघल जाता है। दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड ग्लेशियल मोरेन्स। ग्लेशियल, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोरेन्स जो है किस तरीके के लैंडफॉर्म से बनता है, तो ये ग्लेशियर्स के थ्रू बनता है, आइस के थ्रू बनता है। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं उन्हें हम ग्लेशियर मोरेन्स कहते हैं। अब आते हैं वर्क ऑफ विंड। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि विंड से किस तरीके के लैंडस्केप बनते हैं। तो हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट का, आपने कभी मतलब रेगिस्तान में गए हो आप? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। तो जो रेगिस्तान में सैंड ड्यून्स बनते हैं, मतलब एक रेगिस्तान के पहाड़ जो बनते हैं, उनकी अब एक पिक्चर अपने दिमाग में बनाइए। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। तो रेगिस्तान में तो पानी तो होता नहीं है, तो केवल जो भी इरोजन यानी कि क्षरण और डिपोजिशन जो कुछ भी होता है सब हवा से होता है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है पास्ट में एग्जाम में कि मशरूम रॉक्स कहाँ पे होते हैं। तो ये रॉकी एरिया में नहीं होते, ये डेजर्ट्स में होते हैं, तो कॉमनली नोन एज मशरूम रॉक्स। मशरूम रॉक्स से ऐसे मतलब मशरूम की शेप में बने होते हैं, जैसे कि नीचे से पतला और ऊपर से मशरूम की शेप में छतरी की तरीके से होता है। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन अपर। तो ये क्यों बनता है? क्योंकि जो हवा होती है वो किसी भी पहाड़ के निचले हिस्से को ज़्यादा इरोड करती है वनस्पति या इरेस्पेक्टिव ऑफ ऊपर के हिस्से को, इसलिए उसको जो है मशरूम का शेप आ जाता है। देयर फॉर सच रॉक्स हैव अ नैरो बेस एंड वाइडर टॉप। तो इसीलिए उनका जो निचला हिस्सा होता है वो पतला होता है और ऊपर वो चौड़ा होता है। व्हेन द विंड्स ब्लोज इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जब हवा चलती है तो वो एक जगह से कण उठाकर दूसरी जगह पे जाके गिरा देती है। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिट इनटू लो हिल लाइक स्ट्रक्चर। तो लेकिन जब हवा चलना बंद हो जाती है तो क्या होता है, वो जो भी कण उसके साथ होते हैं वो गिर जाते हैं और गिर के छोटे से हिल के रूप में अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स से छोटे छोटे जो हिल पहाड़ दिखते हैं बर्फ़ इसके रेत के, उन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। और कैसे होते हैं वो भी पता है कि जब हवा चलना बंद हो जाती है तो वही जो सैंड पार्टिकल्स उसमें होते हैं वो गिर जाते हैं, फिर वो एक स्मॉल हिल्स का स्ट्रक्चर का शेप ले लेते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब जो ग्रेन ऑफ सैंड्स हैं बहुत अगर महीन और हल्के होते हैं तो बहुत दूर तक जाते हैं। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया। तो इस तरीके की जो सैंड है वो बहुत ही लंबे क्षेत्र में फैल जाती है। इट इज़ कॉल्ड द लोएस। तो इसको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोएस जो है कैसे बनता है। तो जब सैंड पार्टिकल्स बहुत महीन होते हैं तो हवा से बहुत दूर तक फैल जाते हैं, उसको लोएस। लार्ज डिपॉजिट लोएस इज फाउंड इन चाइना। तो लोएस जो है वो चाइना में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हो गया आपका वर्क ऑफ विंड। अब आते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो पहला तो यही है कि वाई डू द प्लेट मूव्स। तो प्लेट क्यों मूव होती हैं? तो सीधी सी बात है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ द प्लेट्स मूव्स। और उसके पीछे की जो वर्किंग है वो यही है कि हॉट मॉल्टेन मैग्मा ऊपर जाता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो एक साइकिल के रूप में नीचे आता है, और जो मतलब हॉट ऊपर गया और ऊपर से जब ये उसने पुश किया लिथोस्फेरिक प्लेट को तो वो पीछे बढ़ी आगे बढ़ी और फिर ये ठंडा होकर नीचे आ गया। तो इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं जिनसे कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव होती हैं। व्हाट आर द एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस। तो एक्सोजेनिक फोर्स जो होती है बाहर से जो इतनी भी फोर्स होती हैं, जैसे कि हमारी विंड हो गई, वाटर हो गई, ठीक है, और इस तरीके की जो फोर्सेस एजेंट बाहर से लगते हैं। अब एंडोजेनिक फोर्सेस जो अंदर से होती हैं, जैसे कि हमारा वॉल्केनो है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड्स हैं। व्हाट इज़ इरोजन। इरोजन शर्म क्या होता है? जैसे पता कि इरोजन क्या होता है। इरोजन का मतलब होता है कि द डिग्रेडिंग ऑफ द लैंड सरफेस बाई डिफरेंट एजेंट्स, जैसे कि वाटर है, विंड है, आइस है, तो उसको इरोजन कहते हैं। तो हाउ आर फ्लड प्लेन फॉर्म्ड। तो फ्लड प्लेन्स कैसे बनती हैं? जब रिवर बहुत ज़्यादा बाढ़ के दौरान अपने किनारों से या अपने ओवरफ्लो होती है तो आसपास के एरिया में बहुत फाइन सॉयल डिपॉजिट कर देती है, जिससे कि फ्लड प्लेन बन जाते हैं। फिर वाटर सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स में बताइए कि जब रेगिस्तान में हवा चल रही होती है और चलते चलते जब वो बंद हो जाती है तो जो उसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो हिल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। हाउ आर बीचेस फॉर्म। तो बीचेस हमें पता है कि जब सी वेव्स जो हैं, सी वेव्स डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट्स को अलॉन्ग द सी कोस्ट, तो वो जो फाइन डिपॉजिट्स सेडिमेंट्स होते हैं वो बीचेस बन जाते हैं। व्हाट आर
ऑक्सबो लेक्स, तो ऑक्सबो लेक्स हमें पता है कि रिवर के द्वारा ही एक लैंडफॉर्म्स बनता है, और वो तब बनता है जब जो उसके मेंडियर्स होते हैं, जो उसके कोने होते हैं, उनके जो ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन वो जो कोने हैं आपस में जब मिल जाते हैं तो वो एक ऑक्स के सींग यानी कि बैल के सींग के फॉर्म में बन जाता है, और उसमें चूँकि पानी बचा होता है इसलिए वो एक ऑक्सबो लेक के तरीके बन जाता है। अब विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स, तो सी का जो एक इरोजनल फीचर नहीं है वो सीधी सी बात है बीच नहीं है, क्योंकि बीच डिपोजिशन फीचर है। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर, अब सीधी सी बात है फ्लड प्लेन है नहीं, बीच है नहीं, मॉरेन ही होता है। व्हाट इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ से क्या हो सकता है आपको पता ही है कि वॉल्केनो हो सकता है, वॉल्केनो नीचे से जो भी उसका मॉल्टन मैग्मा है बाहर आ सकता है। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैलीज। सो ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप। अब आते हैं इसमें मैचिंग द फॉलोइंग। ग्लेशियर्स क्या है, ग्लेशियर हमें पता है रिवर ऑफ आइस है। मेंडियर्स क्या है, मेंडियर्स हमारी है मेंडियर्स हमको मिलती हैं रिवर्स में। बीचेस क्या है, बीचेस हमारे हैं शी सोर्स में। सैंड ड्यून्स हमारे हैं डेजर्ट्स में। वाटरफॉल हमारा है हार्ड बेड रॉक, क्योंकि वाटरफॉल के नीचे जो रॉक होता है वो बहुत हार्ड होता है। अर्थक्वेक क्या है हमारा, वाइब्रेशन ऑफ अर्थ। सो इससे हमारा चैप्टर 3 NCERT जियोग्राफी का कंप्लीट होता है।